हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। अभी तक हम 30 क्वेश्चन तक इसको अपलोड कर चुके हैं। अब हमारा 31 ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कह रहा है जो हमारा मांग की जो धारणा है, यानी मांग का जो कॉन्सेप्ट है, किसका महत्व है? स्थान का महत्व है, समय का महत्व है, या कीमत का महत्व है? तो दोस्तों, एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, पर्टिकुलर एक टाइम होता है, और एक पर्टिकुलर प्राइस होता है, और विलिंग टू पे यानी आपकी डिज़ायर होता है। वो तीनों फुलफिल होते हैं, तब जाके आपका मांग की धारणा का मतलब इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है। अब हमारा जो जब औसत उपयोगिता यानी एवरेज यूटिलिटी जब घट जाएगी, तो एम एम यू यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? यानी औसत यूटिलिटीज़ के बराबर होगी, या औसत उपयोगिता से अधिक होगी, या औसत उपयोगिता से कम होगी? दोस्तों, या दोनों में कोई संबंध नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या बोलते हैं हम, जो एम यू है यानी ए यू यानी औसत यूटिलिटी से कम होगी। औसत यूटिलिटी क्या होता है? जिसमें टोटल टी यू में से नंबर ऑफ क्वांटिटी को डिवाइड देते हैं, तो एवरेज यूटिलिटी हमारी रिसीव होती है। तो ये हमारा एवरेज यूटिलिटी होता है। वो कह रहा है कि जब एवरेज यूटिलिटी जब घटेगी, तो एम सी क्या होगा? एम सी यानी एम यू यानी मार्जिनल यूटिलिटी औसत उपयोगिता के से कम हो जाएगी। यानी कि थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। अब वो कह रहा है कि अर्ध विकसित देश यानी कि हाफ डेवलप्ड कंट्री में पर कैपिटल इनकम कम होने के कारण क्या होते हैं? कह रहा है उपभोग प्रवृत्ति कम होती है, उपभोग प्रवृत्ति शून्य होती है, उपभोग उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। तो इसमें ऑप्शन विल भी क्या होगा? देखो, उपभोग प्रवृत्ति हमारी अधिक होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? यानी उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी की बात कर रही है, यानी कि एपीसी सॉरी एपीसी की बात कर रहा है। अगर एपीसी हमारी जितनी अधिक होगी पर कैपिटल इनकम, यानी कि जो अर्ध विकसित देश के लिए उसका जो रीज़न बनेगा इनकम कम होने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है किसी क्षेत्र में की आय की गणना के लिए निम्नलिखित किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यानी जो कृषि सेक्टर में यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें यह देखना है कि इनमें से कौन सी विधि का उपयोग यानी यूज़ किया जाता है। व्यय विधि का, उत्पादन विधि का, आय विधि का, या सामाजिक लेखा विधि का? तो इसमें दोस्तों हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है। जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित देशों की अधिक विशेषता है? अधिक विशेषता मतलब जनसंख्या में तीव्र होती है, यानी अल्प विकसित देश जो अनडेवलप्ड कंट्री है, जो आर्थिक विशेषता यानी इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स है जो उसकी स्पेसिफिक है, कि जनसंख्या में वृद्धि हो, त्रिवृद्धि हो, या महंगी रीति रिवाज हो, या अशिक्षा हो, या पूंजी की न्यूनतम हो। यानी कि जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस कंट्री में कैपिटल की कमी होगी तो वो देश हमेशा ही पीछे रहेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी लेटेस्ट में हमारा इंडिया लगभग यानी हमारा भारत बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है मुकाबले पाकिस्तान के। पाकिस्तान की जीडीपी एकदम पूंजी यानी कि जो कैपिटल है वो बहुत डाउन में चली गई है। हमारी जीडीपी ग्रोथ फिर भी आगे ग्रोथ हो रही है। तो इसलिए हमारा जब तक अगर पूंजी है आपके देश में यानी कैपिटल है, तो आप किसी भी देश से मतलब आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी होती रहेगी। अगर वही कैपिटल आपकी कम हो जाए तो आप किसी भी सेक्टर में कोई भी चीज़ इंक्रीज नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ आपकी कैपिटल। समझ पाए? अगला क्वेश्चन है जो कह रहे 36 जो क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि सूची यानी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को हमें मैचिंग करना है। इसमें कह रहा है आयात अधिकार योजना किस ये कह रहा है, या आयात निर्यात पासबुक क्या है, स्वर्ण स्थिति प्रमाण पत्र क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना क्या है? तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? यानी कि जो आयात अधिकार योजना है ये हमारी आई थी नई आयात नीति के तहत 1975 से 1976 में आसपास। फिर दूसरी आई आयात निर्यात पासबुक आई थी। इसी को ही हम आयात निर्यात पासबुक को ही निर्यात आयात नीति बोलते हैं। आयात अधिकार योजना को आयात नीति बोलते हैं,
आयात नीति अधिकार योजना को आयात अधिकार योजना आयात नीति बोलते हैं। आयात निर्यात पासबुक को बोलते हैं निर्यात आयात नीति, निर्यात आयात नीति, जो 1985 में आई थी। ऐसे ही स्वर्ण स्थिति प्रमाण पत्र, इसी को ही निर्यात आयात नीति बोलते हैं, निर्यात आयात नीति। ये रही निर्यात आयात नीति, ये हमारा 1999 में 2000 के बीच में आई थी। फिर आता है विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक सेक्टर, जो स्थापना है वो हमारी हुई थी 2000 में, यानी निर्यात आयात नीति में, निर्यात आयात नीति में। समझ पाए? अगला क्वेश्चन है, यानी कि इसका ऑप्शन में भी क्या बनेगा दोस्तों? फर्स्ट बनेगा। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, फिर फोर्थ का मतलब सी का फोर्थ और फोर्थ का थर्ड, तो पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है जैसे कि कह रहा है वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद रियल जीएनपी यानी कि रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा यदि आयात निर्यात से अधिक हो। यानी ये कह रहा है आयात निर्यात से, यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट हमारा कम हो। यदि कीमतें गिर रही हों, यानी प्राइस रुपीज़ की वैल्यू कम हो रही हो। यदि कीमतें बढ़ रही हो, यानी रुपीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो। यदि निर्यात आयात से अधिक हो, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। तो इसमें जाहिर सी बात है इसका पहला ऑप्शन होगा कि जो मतलब नेशनल यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो जब बढ़ेगा रियल में जब आयात निर्यात से अधिक हो। यानी कि इसका ऑप्शन यही होगा इसका, यानी कि फोर्थ ऑप्शन होगा दोस्तों। जब हमारा निर्यात आयात से अधिक होगा तो जाहिर सी बात है रियल जीडीपी में हमारी जीएनपी में ग्रोथ होगी। ठीक है, ये इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन नहीं आएगा। अब ये कह रहा है निम्नलिखित चित्र में से बाजार के किस स्थिति को प्रकट करता है। अब दोस्तों जो ये एमसी का एक एमसी कर्व है, ये एसी कर्व है हमारा एवरेज कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये एआर है एवरेज रेवेन्यू, और ये मार्जिनल रेवेन्यू। इसमें कह रहा है कि ये हमारा जो फोर्थ ऑप्शन में हमें देखना है कि क्या है, कौन सी कंडीशन को जो दे रहा है, मतलब कौन सी सिचुएशन को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता को कर रहा है यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन यानी अपूर्ण प्रतियोगिता, मोनोपोली को कर रहा है या ओलिगोपोली को कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कह रहा है यदि मुद्रा की मात्रा दी हुई हो तो तरलता अधिमान बढ़ने के साथ साथ यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस आपकी कहाँ बढ़ेगी? ब्याज दर बढ़ेगी, ब्याज दर घटेगी, या ब्याज दर यथावत रहेगी यानी जो है वही रहेगी, या उपयोग तीनों। तो दोस्तों जब भी आप प्रेफरेंस की बात करते हैं अपनी लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? आपका बढ़ जाता है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा जो दी हुई होती है वो जो तरलता अधिमान बढ़ने के साथ साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता है। ठीक है, कह रहे उत्पत्ति ह्रास नियम उस स्थिति का नाम है जिसमें उत्पत्ति ह्रास नियम उस स्थिति का नाम है जिसमें सीमांत उत्पादन घटता है, औसत उत्पादन घटता है, या सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन दोनों घटते हैं, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा हो, एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा हो, या दोनों ही डिक्रीज हो रहे हो, या पॉजिटिव हो रहे हो, और ये कह रहा है टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा हो यानी गिरता हो। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? थर्ड होगा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों ही घटते हैं किंतु दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जब हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम स्टार्ट होता है। ठीक है, कह रहा है उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी जो कर्व होता है, क्या कह रहा है? वस्तुओं के उत्पादन सहयोग के सहयोग को जो उपलब्ध संसाधनों से संभव है। कह रहा है वस्तुओं के उत्पादन सहयोग को जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। वक्र के बाहर विकास दर होता है। ये थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है आपका। ठीक है, ये सहयोग को जो प्राप्त नहीं किया जा सकता ये भी गलत है। इसमें पहला ऑप्शन ही होगा जो हम
उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न सहयोग को दर्शाता है, जिसमें हम अपनी वस्तुओं अपनी इनकम को खर्च करते हैं दोनों वस्तुओं पे। दोनों उत्पादन संभावना वक्र उन वस्तुओं के उत्पादन के ऐसे सहयोग को व्यक्त करता है जिसमें हम संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं, संभव हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, कह रहा है किन्हीं दो मूल्यों के गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन या हरात्मक माध्य यानी हेर्मेटिक HM जो भी है, और ये समांतर माध्य यानी मीन में क्या संबंध है दोस्तों। इसका सीधा सीधा संबंध इसको याद करना, मुझे एग्जैक्ट जो आ रहा है GM बराबर में ए मीन मल्टीप्लाई हेर्मेटिक मीन। ठीक है, इसका ऑप्शन सेकंड आएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है केन्स के रोजगार सिद्धांत में उपभोग फलन। अब देखो केन्स का जो उपभोग फलन है मैंने आपको बताया था, ये USA के इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने AD और AS से रिलेटेड जितनी भी मतलब थ्योरी दी है और लगभग हर जगह पर इनकी थ्योरी इम्प्लीमेंट हुई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन्होंने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रोजगार सिद्धांत है, केन्स ने क्या बोलते हैं, रोजगार सिद्धांत के दो तत्वों पर निर्भर है, एक APC और या इनकम, यानी कि उपभोग की सीमांत प्रकृति पर और इनकम पे डिपेंड करती है। ये शॉर्ट टर्म में भी क्या बोलते हैं होता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी। ठीक है, इसमें इनकम और कंजप्शन में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका कंजप्शन भी बढ़ता है, लेकिन एक समय पर आने पर आपका कंजप्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। ये केन्स ने समझाया है। अब ऑप्शन में आप चाहे कि केन्स का रोजगार सिद्धांत उपभोग फलन किस पे डिपेंड है, इनकम का है, व्यय का है, या विनिर्माण का है, या बचत का है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट होगा। ठीक है, कह रहे व्यक्तिगत समग्र मांग समंगमाला के मध्यांक का मूल्य ज्ञात करेंगे। कह रहे निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, साइज ऑफ n/2 एंगस्ट्रॉम, साइज ऑफ n+1 2 एंड आइटम, या साइज ऑफ n/2 + 1 एंथम, और साइज ऑफ n आइटम। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, सेकंड आएगा। ठीक है, मध्यांक मूल्य का जब हमें निकालना होता है, समंगमाला मतलब होता है ऑड नंबर जो होता है। कह रहा है भारत में कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति तथा जनजातियों का प्रतिशत, यानी कि ये हमारा, इसके ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, लिखे नहीं गलती से, 25%, थर्ड हमारा आएगा 27%, और फोर्थ आएगा हमारा 30%। तो ऑप्शन में भी क्या होगा, यानी भारत में जो टोटल जनसंख्या है यानी पॉपुलेशन है, उसकी जो अनुसूचित जनजाति और जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका 23.15%। क्या निम्न में से कौन सा मॉडल व्यष्टिपरक है। व्यष्टि मतलब माइक्रो इकोनॉमिक का रिलेटेड है, ये मैक्रो से रिलेटेड है, ये मैक्रो से रिलेटेड है, ये हमारा व्यष्टिपरक से, क्योंकि डिमांड फंक्शन है हमारा। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, 4। ठीक है, द्वैधिकार का तब समझा जाता है। द्वैधिकार मैंने आपको बताया ओलिगोपोली में से रिलेटेड होता है, जिसमें दो फर्में या दो जो उत्पादक होते हैं वो होते हैं। और अब ये कह रहा है कि दो फर्में होते हैं, फर्मों का उत्पादन समान होता है, एक जैसे ही होता है, फर्में अपने कार्य में स्वतंत्र होती हैं, आना जाना लगा रहता है। तो इसका ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों, तीनों ही होगा। दीर्घकाल में यानी लॉन्ग टर्म में न्यूनतम लागत वाली फर्में होती हैं, यानी मिनिमम कॉस्ट वाली, अनुकूलतम फर्में होती हैं, सर्वोत्तम फर्में होती हैं, या प्रतिनिधि फर्में होती हैं, या औसत फर्में होती हैं। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, अनुकूलतम फर्में होती हैं। यानी कि जैसे जिस हिसाब से हम सोचते हैं कि क्या नाम है, बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बहुत सारे अपने मतलब वो थॉट्स दिए हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हम फर्म को एक कॉस्ट तक, मतलब जो उसकी कॉस्ट है उसकी कॉस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन और अनुकूलतम वही होता है जब हम लॉन्ग टर्म में फर्म को अपने अकॉर्डिंग चला सकें और तालमेल के साथ संसाधनों को अच्छे ढंग से यूज़ कर सकें, और जिससे हमें मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ये लॉन्ग टर्म में हो सकता है। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन जो है
49 कह रहे चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकार प्रतियोगिता का मूल आधार क्या है? उत्पादन विभेद, यातायात व्यय में अंतर, विज्ञापन बाजार में अंतर, लागतों में अंतर। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? प्रोडक्शन में डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है, कि एकाधिकारी क्या बोलता है, चैम्बरलिन ने बताया एकाधिकारी जिसमें अलग अलग सेलर होते हैं और वो अलग अलग प्राइस पर यानी एक दूसरे को मतलब एकाधिकार जिसमें मतलब एक जैसे वहाँ पर आसपास की चीज़ों को पाया जाता है, यानी लेबल अलग होते हैं, वेटेज अलग होता है, क्वालिटी अलग होता है, लेकिन चीज़ें एक दूसरे के साथ में स्थापन हो जाती हैं। ठीक है, और लेकिन उसमें विधि वो मतलब लेबल में या वेटेज में या क्वालिटी में या मार्केट प्राइस में तो लगभग एक ही जैसा होता है, लेकिन लेबल में और क्वालिटी में और वेटेज में ये थोड़ा सा अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 50 कह रहा है रिकार्डो क्या कह रहा है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत किस प्रणाली की सहायता से बनाया गया है? कह रहा है आगमन प्रणाली की सहायता से बनाया गया है, या निगमन प्रणाली की सहायता से बनाया गया है, या गणितिक प्रणाली की सहायता से बनाया गया है, ये फोर्थ ऑप्शन है अर्थमिति की सहायता से बनाया गया है। तो ये दोस्तों निगमन प्रणाली से बनाया गया है, यानी कि नियम से हमें पालन के मतलब नियम रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए आगे सिस्टम को मतलब ध्यान में रखना है, उसी की सहायता से हमें आगे चलना है। ये रिकार्डो ने थ्योरी दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब निम्न में संस्थाओं में से उद्योगों में संबंधित शीर्ष संस्था कौन सी है? ICICI, IRCI, IDBI या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा हमारा 57 का, ये हमारा होगा थर्ड ऑप्शन होगा IDBI, जो मतलब ये जुलाई 1964 में भारत में यह औद्योगिक बैंक के लिए स्थापना किया गया था, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी इंडियन डेवलपमेंट बैंक इंडस्ट्रीज उनके लिए इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें लघु और ये कुटीर उद्योग सीधे मतलब बैंक की सहायता से छोटे मोटे मतलब लोन लेकर के अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, उनको वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन से मतलब उबारा जा सके, एक तरीके से पैसा उनको मिल जाए तो बिजनेस सेक्टर में आगे बढ़ सके। कह रहा लाभ के संभावित विस्मय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लाभ के संभावित विस्मय सिद्धांत किसने दिया था? GS मिल ने दिया, इरविन विशन ने दिया, FH नाइट ने दिया, JLS शौकील ने दिया। तो इसका ऑप्शन बिल में क्या होगा दोस्तों? JLS शौकील ने दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड की मुख्य भूमिका क्या है RBI के प्रतिनिधि के रूप में? ग्रामीण साख संचालन में, औद्योगिक साख संचालन में या निर्यात साख सुविधा में? तो ये दोस्तों ग्रामीण बैंक के लिए ही मतलब आया था 1982 में। ठीक है, ये हमारा आया था जो ग्रामीण बैंक में जो मतलब ग्रामीण लोगों के लिए सुविधा के लिए आया था, जो लोग जिनको पैसे की सुविधा नहीं मिल पा रही थी या पैसे से रिलेटेड मतलब दूर थे, तो ये उनको लोन प्रोवाइड करवाता है लिमिटेड मतलब कम से कम दर पर, ताकि वो अपना खेती और कोई चीज़ को इस्टेब्लिश अगर करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सकें। ठीक है, उन्होंने अनेक वित्तीय संस्था चलाई थी जहाँ पर कई लोगों को सुविधा प्रदान की गई और ऐसी कई गतिविधियाँ करी गाँव के लोगों के लिए, जिनको ऋण का बढ़ावा दिया गया और उससे संबंधित लोगों को भारत सरकार ने ये जाना कि वहाँ के लोगों को ज़रूरत है और कई एजेंसी भी वहाँ पर खोली गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण यानी कि जो मनी इन्फ्लेशन है उसका कंट्रोल किस प्रकार हो सकता है? यानी जो फिक्स ना हो, कीमतें बढ़ाकर, करों की मात्रा बढ़ाकर, या मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि में रोककर, कीमतें गिराकर। तो दोस्तों यही होगा इसका ऑप्शन, मुद्रा पूर्ति यानी मनी सप्लाई में वृद्धि करके
रोक सकते हैं। ठीक है, यानी जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं मनी को, उस मनी को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को में वृद्धि करनी पड़ेगी, ताकि लोगों के पास मनी सप्लाई को रोक कर, यानी मनी सप्लाई जितना कम हो जाएगी तो लोग जो पैसा पहले से जो कंट्रोल करके बैठे हैं वो मार्केट में फ्लो करेंगे। इसलिए आरबीआई इस चीज़ को गाइडलाइन जारी करते रहती बीच बीच में, ताकि बैलेंस उसका बना रहे। कह रहे वॉलरस का सामान्य संतुलन का मॉडल पर एक स्थैतिक मॉडल है, एक गत्यात्मक मॉडल है, या तुलनात्मक स्थैतिक मॉडल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये एक स्थैतिक मॉडल है, ठीक है, जो वॉलरस ने सामान्य संतुलन के लिए दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कीमत प्रभाव को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वक्र का प्रयोग किया जाता है? मांग वक्र का, यानी डिमांड कर्व का, तरलता डिमांड वक्र यानी कि आईसी लिक्विडिटी, आईसीसी यानी इनकम कंजप्शन कर्व, यानी कि प्राइस कंजप्शन कर्व, पीसीसी। तो दोस्तों ये प्राइस कंजप्शन कर्व होता है जो ऐसे हमारा ऐसे मतलब इस टाइप का यह चलता है, इस टाइप का ही ऐसे जाता रहता है हमारा जो प्राइस कंजप्शन कर्व होता है। ये कीमत प्रभाव को व्यक्त करता है, जिसमें हम क्या नाम है पीपीसी कर्व को यूज करते हैं, और इनकम फैक्ट्री जो होता है उसको ये दर्शाता है, और इसीलिए फिर आईसीसी कर्व का हम यूज में लेकर इसको आता है, यानी इनकम कंजप्शन कर्व को। समझ पाए? अगला क्वेश्चन है, कह रहे सम आइसो मार्जिनल त्रुटि यानी तुष्टि गुण का कथन, यानी सम सीमांत उपयोगिता MU x मल्टीप्लाई PX इज इक्वल टू MU y जो है यानी मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स है y मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू MU z। ये मतलब थ्री हमारे कस्टमर है। कह रहा है MU x PX है, MU y PY के बराबर है, MU z PY z के बराबर, वो MU के बराबर है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों आय की प्राप्ति, आय की प्रति इकाई, ये इसमें बोल रखा है, इसको ये ग्रेटर देन है, ये इससे ग्रेटर देन है, ये इससे ग्रेटर देन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? सेकंड होगा, जहां पर ये तीनों बराबर होते हैं रेशो में और वो MU के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कीमत विभेद यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति में तब उत्पन्न होती है जिसमें बाजार में परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है? नहीं। ध्यान रखना, कीमत विभेद वही होता है जहां वन सेलर होता है और मल्टीपल कंज्यूमर होता है खरीदने के लिए, और वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। डिस्क्रिमिनेट मतलब ये होता है कि प्राइस को किसी भी कंज्यूमर को अलग अलग कभी भी किसी भी प्राइस में दे सकता है। जैसे अगर आप जाते हो, आपको अगर वही गुड्स आपने 10 रुपये में दिया, किसी को उसने 50 रुपये में दिया, क्योंकि सेलर वही है, प्रोडक्शन भी वही कर रहा है, और वो किसी के उसके आसपास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। ध्यान रखना, इसीलिए कभी भी किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपनी मनमर्जी से प्राइस के अकॉर्डिंग यानी प्राइस बढ़ा करके प्राइस, क्योंकि वो प्रॉफिट सहेगा ही नहीं। ठीक है, और जिसकी ज़रूरत होगी वो उसको लेना पड़ेगा। तो ये अगर एकाधिकार के में ही होता है, ये मोनोपोली में। ठीक है, इन तीनों में नहीं होता। परफेक्ट कॉम्पिटिशन बाजार में जो होता है MFC मार्जिनल फिक्स कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जिसमें परफेक्ट ये एक सीधी रेखा होती है जो एक्स एक्स के समांतर होती है, दो पृथक पृथक सीधी रेखाएं होती है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती है, पूर्ति वक्र की भांति ऊर्ध्वाधर होती है। तो इसका ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों, ये एक सीधी रेखा होती है जो एक्स एक्स के समांतर होती है। मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये ऐसे होता है जिसमें EFC इज इक्वल टू MFC होती है। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ध्यान रखना, पहला ऑप्शन आएगा। कह रहे यदि वस्तु की कुल पूर्ति कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों के द्वारा की जाती है तो इसे क्या कहते हैं? एकाधिकारी स्थिति कहते हैं, द्वैधिकारी स्थिति कहते हैं, अल्पाधिकारी स्थिति कहते हैं, या पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कहते हैं। तो इसका ऑप्शन मिल गया दोस्तों, ओलिगोपोली की कंडीशन होती है जब वस्तु की कुल पूर्ति यानी टोटल सप्लाई कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों के द्वारा की जाती है, इसे हम अल्पाधिकार
की स्थिति कंडीशन कहते हैं। समझ पाए दोस्तों? मैं आगे भी वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके, सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।